सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब के ऐसे भाषण का जो बाबा साहब ने 28 अक्टूबर 1951 को दिया था। पहला देश का आज़ाद भारत का पहला आम चुनाव होने जा रहा है और उस आम चुनाव में चुनावी भाषण बाबा साहब का है। शानदार स्पीच है बाबा साहब का। इस समय अभी हाल ही में भारत के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ है, आम चुनाव हुए हैं। कुछ ऐसी बातें आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में निकल कर आएंगी जो आप महसूस करेंगे आज़ाद भारत के पहले आम चुनाव और वर्तमान में यानी कि 2024 में हुए आम चुनाव में कुछ चीज़ें समानता के तौर पर आप देख पाएंगे। आप निश्चित रूप से बाबा साहब के स्पीच को सुनते वक्त आप वर्तमान से कंपेयर स्वयं कर ही रहे होंगे और आप महसूस कर रहे होंगे इन चीज़ों को, लेकिन ये महसूस करेंगे तब जब आप अंबेडकर संदेश को अंत तक सुनेंगे। इसलिए हमारा विनम्र अनुरोध है आपसे कि अंबेडकर संदेश को आप अंत तक सुना करें। सामान्य साथियों, यदि हमारे चैनल आवाज़ का ऑफिशियल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा आपसे विशेष अनुरोध है, क्योंकि बहुत सारे साथी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो सुनते हैं, अंबेडकर संदेश सुनते हैं, नियमित वॉच करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं। जिन साथियों ने पहले से ही चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, मैं आप सभी के प्रति अपने आभार व्यक्त करता हूं। सामान्य साथियों, कल के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल का अम्बेडकर संदेश जो विषय है वो पहले हम आपको बता देते हैं। हमारे सच्चे प्रतिनिधि संसद तथा राज्यसभा में हों तो हमारे हित में वो लड़ सकेंगे, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इसी विषय पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का आज का बाबा साहब का जो ये स्पीच है वो हम आपको बता दें, पेज नंबर 221 से 223 तक रहेगा। सामान्य साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम ये भी बताएंगे संविधान की रक्षा करनी है तो संविधान की रक्षा आप कैसे करेंगे। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब के शब्दों में कुछ बातें हम जरूर आपको बताएंगे। कल के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को हमने यहाँ तक पहुँचाया था कि और अभी भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से हो रहे जुल्म हमारा समाज यानी कि अस्पृश्य समाज, अछूत समाज जिसे उस समय कहा जाता था, जुल्म सह ही रहे हैं। कई सालों तक संघर्ष करने के बाद अब हमने कुछ राजनीतिक अधिकार पाए हैं और उन्हें भारतीय संविधान में भी शामिल किया है। सामान्य साथियों, जो बाबा साहब ने लगातार 20 साल लंबा संघर्ष यहाँ पर किया हमारे समाज को अधिकार दिलाने के लिए, उन अधिकारों को यहाँ पर भारतीय संविधान, चूँकि बाबा साहब भारतीय संविधान निर्माता हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने उन सभी प्रावधान को जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन से प्राप्त हुए तो उनको यहाँ पर भारतीय संविधान में बाबा साहब ने सम्मिलित किया है। तो ये बात बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि 20 सालों तक एक लंबे संघर्ष के बाद, लंबे समय तक मैंने गांधी जी के खिलाफ संघर्ष किया। आखिर बाबा साहब और गांधी जी के बीच किस बिंदु को लेकर मतभेद था ये भी आप जान लीजिए। बाबा साहब कहते हैं हमें किसी भी तरह के अधिकार अलग से देने की कल्पना के खिलाफ थे। वह कौन? गांधी जी। उनकी दलील थी कि अस्पृश्यों को अगर अलग अधिकार दिए गए तो वे हिंदू जीवन पद्धति में वे कभी भी शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा वे हमेशा के लिए हिंदुओं से छिटक जाएंगे। तब बाबा साहब कहते हैं कि गोलमेज परिषद में भी हमारी अलग चुनाव क्षेत्र की मांग का गांधी जी ने विरोध किया था। इसलिए इतने लंबे संघर्ष के बाद हमें कुछ राजनीतिक अधिकार मिले हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अब शेड्यूल कास्ट के लिए यानी कि अनुसूचित जात के लिए जो जगह आरक्षित हैं उन जगहों से हम अपने प्रतिनिधि विधानसभा और संसद में भेज सकते हैं। हमारे ये अधिकार हमसे छीनने के लिए कई पार्टियां काम कर रही हैं। अपने लोगों के लिए आरक्षित जगहों से अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए हमारे वोट उन्हें मिलें, इसके लिए ये पार्टियां कार्यरत हैं। आप उनकी मंशा को अच्छी तरह समझ सकते हैं। उन्हें लगता है कि शेड्यूल कास्ट के लोग जहां और जिस हालात में हैं वहीं और वैसे ही रहें, वे सत्ता प्राप्त न करें, ताकि आज हमारे लोग जो घृणित काम करते हैं उन कामों को करने के लिए लोग ना मिलें, ऐसा ना हो। इसीलिए आगामी चुनावों में आप लोगों को अपने वोट के बारे में सतर्क रहना होगा।
हमारे वोटों के सहारे केवल हमारे सच्चे प्रतिनिधि ही चुने जाएं, कोई और नहीं। आप अगर इस बात के प्रति जागरूक रहें तो ही आपके जो अधिकार राज्य के संविधान में शामिल किए गए हैं वे सुरक्षित रहेंगे। यानी कि संविधान में जो अधिकार हमारे सम्मिलित हैं हमारे समाज को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, चाहे हम प्रतिनिधित्व की बात करें, चाहे सुरक्षा की बात करें, चाहे जिस भी अधिकार की बात करें, समान नागरिकता की बात करें, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करें, तो सारे अधिकारों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। वो सुरक्षित कब रहेंगे, ये बात बाबा साहब कहते हैं कि अगर आप अपने सच्चे प्रतिनिधियों को अपने वोट के सहारे, बहुत स्पष्ट बाबा साहब ने कहा, हमारे वोटों के सहारे केवल हमारे सच्चे प्रतिनिधि ही चुने जाएं, कोई और नहीं। आप अगर इस बात के प्रति जागरूक रहें तो ही आपके जो अधिकार राज्य के संविधान में शामिल किए गए वे सुरक्षित रहेंगे। सम्मानित साथियों, वर्तमान आम चुनाव में आपने वोट किया है, समाज ने वोट किया है। क्या आपने सच्चे प्रतिनिधियों को, यानी कि हमारे समाज ने सच्चे प्रतिनिधियों को संसद में भेजा है? ये आप स्वयं विचार कीजिए। एक दो सांसदों की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुसंख्यक जो सांसद गए हैं, आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त कीजिए कि क्या हमारे समाज ने इस चुनाव में सच्चे प्रतिनिधियों को भेजा है संसद में, या सिर्फ दिखावटी प्रतिनिधि संसद में गए हैं? एक या दो जो आपकी नज़र में सच्चे प्रतिनिधि हैं, अगर आपको लगता है तो उनका नाम भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, तो हम आपके विचारों से भी अवगत हो जाएंगे। बाबा साहब कहते हैं कि हमारे सच्चे प्रतिनिधि विधानसभा और संसद में अगर चुनाव जीत कर जाएंगे तो हम आज़ादी का उपभोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक बार फिर हम करेक्ट करते हैं। बाबा साहब कहते हैं हमारे सच्चे प्रतिनिधि विधानसभा और संसद में अगर चुनाव जीतकर नहीं जाएंगे तो हम आज़ादी का उपभोग नहीं कर पाएंगे। हमारे लोगों के लिए आज़ादी एक नाटक साबित हो सकती है, ये केवल हिंदुओं के लिए आज़ादी साबित हो सकती है, हमारे लिए नहीं। लेकिन अगर हमारे सच्चे प्रतिनिधि विधानसभा और संसद में होंगे तो वे हमारे हित के लिए लड़ेंगे, हमारे दुख दूर करेंगे। केवल तभी हमारे बच्चों को योग्य शिक्षा मिल सकती है, तभी हमारी दरिद्रता नष्ट हो सकती है, और तभी जीवन के हर क्षेत्र में हमें बराबरी का हिस्सा मिल सकता है। भारतीय संविधान में भले शेड्यूल कास्ट के लोगों को खास हक दिए गए होंगे, इसके बावजूद अन्य पार्टियां, खासकर कांग्रेस, उसमें बिना वजह अड़ंगे डाल रही है। शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित जगहों पर वे चुनाव में अपने अनुचरों को खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आने वाले लोगों को उनके मालिक की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है, इसलिए वे हमारे हितों की रक्षा कहाँ कर पाएंगे? क्या वे हमारे लिए कुछ कर पाएंगे? बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्य लोगों के लिए आरक्षित जगहों पर कांग्रेस के टिकट पर संसद में चुनाव जीतकर गए सदस्यों की जानकारी मैं आपको बता देना चाहूँगा। उनकी संख्या करीब 30 थी और पिछले 4 सालों में भी संसद में थे। इन 30 सदस्यों में से एक ने भी पिछले 4 सालों में अस्पृश्यों की समस्या पर एक भी सवाल संसद में नहीं उठाया। किसी ने एक आध सवाल उठाया भी हो तो सभाध्यक्ष ने उसे अनुमति नहीं दी और वह विषय वहीं समाप्त हो गया। वर्तमान में भी पिछले कई सालों से आप देख रहे होंगे 31 सांसद इस समय भी SC ST से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने अस्पृश्य समाज, यानी कि वर्तमान में हम SC ST कह सकते हैं, के हित के लिए या बहुजन समाज के हित के लिए कोई प्रश्न संसद में उठाया है? क्या आवाज़ बुलंद की है? अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी सांसद ने पिछले कई सालों से आप देख पा रहे होंगे उन्होंने संसद में अगर अपने समाज के हित के लिए कोई आवाज़ उठाई हो तो उस सांसद का नाम जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बाबा साहब कहते हैं कि भूले भटके कभी सभाध्यक्ष ने सवाल को संसद के कामकाज में शामिल करने की इजाज़त दे भी दी तो कांग्रेस का मुख्य नेता संबंधित सदस्य के पास जाकर सवाल छपने से पहले ही उसे वापस लेने के लिए कहा करते। कभी भूले भटके सवाल छप जाएं तो उसका जवाब देने का समय जब आता तब सवाल उपस्थित करने वाले से नेता कहते कि वह सदन में अनुपस्थित रहें। इसलिए जिस सदस्य द्वारा सवाल उपस्थित किया गया उसी के अनुपस्थित होने के कारण उस पर चर्चा नहीं होती। पिछले 1 महीने से संसद में बजट पर चर्चा चल रही है। इस दौरान कोई भी सदस्य चर्चा में सहभागी होते हुए भी
अपने समाज के लिए फला प्रबंध किया जाना चाहिए या अपनी राय दर्ज कर सकता है। इतनी रकम अनावश्यक योजना पर खर्च हो रही है, फला आवश्यक योजना की उपेक्षा की जा रही है, इस ओर ध्यान दिला सकता है। इन 4 सालों में किसी हरिजन सदस्य को मैंने कट मोशन रखते हुए नहीं देखा है। ये हरिजन शब्द बाबा साहब हमेशा कांग्रेस के जो अनुचर हैं, एससी समाज से बिलोंग करते हैं, उनको हरिजन शब्द यहाँ पर गांधी के हरिजन या कांग्रेस के हरिजन इस तरह से बाबा साहब तंज कसते हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं कि ये सब कांग्रेस के डंडे के कारण होता है। सदस्य अगर कोई प्रस्ताव रखना चाहे तो उसे प्रत्यक्ष में रखने से बहुत पहले से मुख्य नेता से इजाज़त लेनी पड़ती है। इन 4 सालों में इन सदस्यों ने कभी कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया। अस्पृश्य, भारतीय, ईसाई और एंग्लो इंडियन आदि लोगों के लिए संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हें अगर कांग्रेस द्वारा उनके दुश्मनों ने कब्जा किया तो उस अधिकार का क्या फ़ायदा। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर आप कांग्रेस को चुनेंगे तो आपको हमेशा के लिए दुख भोगना पड़ेगा। ये बाबा साहब का जो स्पीच है 1951 का, 28 अक्टूबर 1951 का है। हम बार बार इस बात को याद दिला रहे हैं। वर्तमान में इसका कोई नाता नहीं है, और यदि नाता आपको लगता है तो आप निश्चित रूप से विचार कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। हाँ, एक बात और कह सकते हैं कि वर्तमान में जो शासन सत्ता में पार्टी है, ये पार्टी उस समय नहीं थी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ही हमारा एकमात्र संगठन होने के कारण उसके टिकट पर चुनकर आने वाले हमारे सच्चे प्रतिनिधि हमारे हितों की रक्षा कर सकते हैं। कांग्रेस में रहकर भी अपने दुख दूर करने की कोई संभावना होती तो मैं उस संगठन को अपनाता। मैं जानता हूं कि कांग्रेस के पास बहुत पैसा है और मतों को खरीदने की वह कोशिश करेगी, लेकिन आपको इस बारे में सतर्क रहना होगा। मैं चाहता तो हमेशा के लिए कांग्रेस की सरकार में रहता, निश्चित रूप से मुझे वहाँ कोई अच्छी जगह भी मिलती, लेकिन उसे मैं तभी स्वीकारता जब मेरा उद्देश्य केवल स्वार्थ साधना होता और मुझे अपने समाज के बारे में कोई आस्था नहीं होती। मुझे किसी लाइसेंस या परमिट की ज़रूरत होती तो ही मैं वहाँ रहता। लाइसेंस और परमिट पाने वाला आदमी समाज हित की बलि चढ़ाकर ही समाज हित की बलि चढ़ाकर ही वैसा करता है। कांग्रेस सरकार में जब मैं था तब ये मेरा अनुभव रहा है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंग्रेजों के प्रति क्या अनुभव रहा है, ये प्रश्न आप इसका आंसर दे सकते हैं। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजन प्रतिनिधि किसे कहा और मिस्टर गांधी से कितने वर्षों से संघर्ष किया था बाबा साहब ने। इसके अलावा अगर इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आप देना नहीं चाहते हैं तो आप बस ये बता दीजिए कि बाबा साहब ने यहाँ एक बात जिक्र की है कि कांग्रेस के लगभग कितने सांसद संसद में चुनकर गए थे उस समय, जो लगभग 4 साल वहाँ पर कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने समाज हित में कोई भी प्रश्न नहीं उठाया। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर आपको बताना चाहेंगे कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। यदि आप अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अपना धनदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में आवाज का कहते हैं। संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।